चल मोशन अराउंड अस इससे पढ़ा देगा देख आपने मोशन की बात करी इस चैप्टर में, मोशन अराउंड अस क्या होता है मोशन समझिए। मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें चाहिए होता है एक रेफरेंस पॉइंट। क्या चाहिए? रेफरेंस पॉइंट कि आप चल रहे। कैसे पता चलेगा कि आप चल रहे? तो किसी एक पॉइंट के अराउंड आपको फोकस करना पड़ेगा और उस पॉइंट से देखना पड़ेगा कि क्या आप इस पर्टिकुलर पॉइंट के पास हैं या नहीं। जैसे मान लीजिए आप यहाँ खड़े हुए थे और पीछे एक पेड़ लगा हुआ, थोड़ी देर बाद जब आप यहाँ आ गए तो पेड़ यहाँ नहीं। कोई आदमी ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा हुआ था जिसने देखा, वो ऑब्जर्वर जब आपको देखेगा तो किसके रेफरेंस पे देखा है? कह रहा है यहाँ पेड़ लगा हुआ था, ये आदमी यहाँ था। अब यहाँ पेड़ नहीं लगा हुआ है पीछे, ये आदमी यहाँ आ गया। तो विद रिस्पेक्ट टू दैट ट्री आपने मोशन कर लिया, आप कहीं ना कहीं चले। तो ये एक रेफरेंस पॉइंट बन गया हमारा कि इस पॉइंट को देखते हुए हमने कहा कि हमारी पोजीशन में चेंज आया, यानी चेंज इन पोजीशन जो है विद टाइम डिफाइन कर रही है किस चीज को? मोशन। ठीक है, ये बात समझ में आई? अब मोशन जो होते हैं वो कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे स्ट्रेट लाइन होता है, सर्कुलर मोशन होता है। पहले हम बात करेंगे यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मोशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन का मतलब ये होता है जैसे कि आप देख रहे हैं ये स्विमर, ये स्विमर्स है, ये तैर रहे हैं अपने जिस पाथ पे है उसी पाथ पे सीधे चले जा रहे हैं। ये कार है, ये एक पाथ पे सीधी चली जा रही है। ठीक है, तो ये इस तरीके के मोशन कैसे हैं? स्ट्रेट लाइन मोशन है। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्क्राइब करना होती है पोजीशन। पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए क्या चाहिए हमें? रेफरेंस पॉइंट, जिसको हम बात कर चुके हैं अभी। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? वो एक फिक्स पॉइंट जिसको देख के हम डिफाइन करते हैं कोई बात, मोशन को डिफाइन करते हैं किसी एक रेफरेंस पॉइंट को देख के, तो वो एक फिक्स पॉइंट होता है। ठीक है, तो कह रहा है हाउ डू वी डिस्क्राइब पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए क्या करते हैं? फॉर दैट एज वी लर्न अर्लियर द फर्स्ट नीड टू स्पेसिफाई फिक्स पॉइंट, जिसे हम क्या कहते हैं? रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे बेटा? रेफरेंस पॉइंट बोल देते हैं। कह रहे हैं द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम डिस्क्राइब पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि आपने कहा कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? हमें देखना पड़ेगा क्या? डिस्टेंस और डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी मान लीजिए वो पेड़ जो था वो रेफरेंस पॉइंट था। ठीक है, वो पेड़ जो था वो क्या था? रेफरेंस पॉइंट था। अब इससे हमें डिफाइन करना है तुम्हारी पोजीशन, तो इससे ये देखना पड़ेगा कि राइट की डायरेक्शन में है या लेफ्ट की डायरेक्शन में, और इससे कितना दूर है। 5 मीटर है, 6 मीटर है, 8 मीटर है, कितना दूर है। तो दोनों चीजों को पकड़ के चलना पड़ेगा। क्या? आपको डिस्टेंस पकड़ना है और दूसरा आपको क्या पकड़ना है? डायरेक्शन पकड़ना है। समझ में आई बात क्या नहीं? यानी दोनों चीजों को पकड़ के चलेंगे तब हम डिस्क्राइब कर पाएंगे किसी ऑब्जेक्ट की क्या? पोजीशन। ठीक है, एट दैट इंस्टेंट, ये पॉइंट पकड़ने वाला है, इंस्टेंट ऑफ टाइम। यानी जब भी आप कभी डिफाइन करेंगे किसी भी चीज को तो घड़ी में कुछ तो समय बज रहा होगा घड़ी में, वो इंस्टेंट है, उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आप डिस्क्राइब कर रहे हैं। समझ में आई बात? आप कह रहे हैं इफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट which with respect to the reference point changes with time the object is said to be in motion। यानी कि आपने कहा वो पेड़ लगा हुआ था, उस पेड़ के साथ में आपने कहा इसकी पोजीशन जो है ऑब्जेक्ट की लगातार बदल रही। पहले 5 मीटर दूर था, ठीक है, राइट डायरेक्शन। फिर आपने कहा वो 10 मीटर दूर हो गया, राइट डायरेक्शन। फिर आपने कहा वो 8 मीटर दूर हो गया, राइट डायरेक्शन। यानी उसकी पोजीशन लगातार चेंज हो रही है। किसके रिस्पेक्ट में? रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। बात समझ में आई है? अगर रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन लगातार चेंज हो रही है, देन वी सेड दैट द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। और अगर हम कहें कि 2 दिन हो गए, आज भी ये ऑब्जेक्ट यहीं पड़ा हुआ है, यानी कि 24 घंटे हो गए, मान लो 24 आवर हो गए, और ये
चेंज नहीं हो रही, ये 5 ही मीटर पे है और राइट डायरेक्शन में ही है, तो हम क्या कहेंगे ये ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है, यानी अब कैसी पोजीशन में है, रेस्ट में है। On the other hand, the object is said to be rest if its position with respect to reference point is not changed with time। यानी 24 घंटे हो गए, वो टाइम बदल रहा है, 24 घंटे हो गए, लेकिन फिर भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं, तो हमने क्या कह दिया, ये रेस्ट में। अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन हर सेकंड, यानी जब 10:10 पे तो यहाँ था, 10:10 के ऊपर वो वहां था, 10:10 के ऊपर वो वहां था, यानी हर सेकंड उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो हम क्या कहेंगे वो किसमें है, मोशन। समझ में आई बात या नहीं, कोई दिक्कत इसमें नहीं। आगे देखते हैं, जैसे कि यहाँ दिखाया हुआ है एग्जांपल में। अब मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए आपने क्या करा, वो जो रेफरेंस पॉइंट था उसे हम ओरिजिन बना देते हैं, उसे क्या कर देते हैं, ओरिजिन बना देते हैं, ठीक है, ओ से रिप्रेजेंट कर देते हैं ये ओरिजिन। और इसको नंबर लाइन आपने पढ़ी हुई है, नंबर लाइन तो जानते ही, नंबर लाइन में नंबर्स राइट हैंड साइड के ऊपर प्लस में होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर माइनस में होते हैं। मान लीजिए ये लड़की है, ये ओरिजिन पे है, ठीक है, इस लड़की की पोजीशन कहाँ है, ओरिजिन पे है, हमने डिफाइन करता है। अब ये लड़की राइट हैंड की तरफ जा रही है, कितना, मान लीजिए 20 मीटर गई, 40 मीटर गई, 80 मीटर गई, 100 मीटर गई, जितना राइट हैंड की तरफ जाएगी हम उसे पॉजिटिव मिलेंगी, ये वैल्यूज किसमें ली जाएंगी, पॉजिटिव मिलेंगी। अगर ये ओरिजिन पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जा रही है तो हम क्या कहेंगे, नेगेटिव। अब क्वेश्चन आया, सर ओरिजिन पॉइंट आपने इस लड़की का यहाँ ले लिया, अगर ये लड़की यहाँ होती, जस्ट इमेजिन ये लड़की कहाँ होती, यहाँ होती, तब ओरिजिन पॉइंट क्या होता। तो आप वो ओरिजिन पॉइंट उस टाइम पे ये देखना है कि जब आपने किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना शुरू किया, पॉइंट पकड़ने वाला है, ध्यान से समझिए, जब आपने किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना शुरू करा कि यार मैं तो बैठा हुआ चाय पी रहा था, सिगरेट पी रहा था, चाय पी रहा था साथ में, ठीक है, और उधर से एक गाड़ी अचानक से निकली, उस गाड़ी को तुमने जब देखा, ठीक है, तुमने उस गाड़ी को जब देखा तो तुम उस गाड़ी का मोशन वहां से शुरू करोगे। उस गाड़ी को जब देखा है तो उसके आगे पीछे रेफरेंस पॉइंट तुम लोगे कोई, भाई अगर उस गाड़ी का मोशन डिफाइन करना है तो उसके आसपास की चीजें लोगे जो रुकी हुई हो, तभी तो रेफरेंस पॉइंट ले पाओगे। तो उसके आसपास का रेफरेंस पॉइंट उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या होगा, ये वो टाइम डिसाइड करेगा कि रेफरेंस पॉइंट क्या बनेगा, ठीक है। एक ट्रेन थी शाहजहांपुर स्टेशन से चली, तुम खड़े हुए थे शाहजहांपुर स्टेशन के बाहर, वो आ रही थी बरेली से और जा रही थी लखनऊ की तरफ, ध्यान से समझना, आ रही थी बरेली से, जा रही थी लखनऊ की तरफ, तुम शाहजहांपुर स्टेशन के ऊपर खड़े हुए थे, लेकिन तुम्हारी नजर बरेली की साइड की तरफ थी, तुमने देखा कि बरेली की साइड से एक ट्रेन आ रही है, तुमने जिस पॉइंट पे देखना शुरू किया वो तुम्हारा रेफरेंस पॉइंट बन गया। अब वहां से तुम देख रहे हो कि स्टेशन की तरफ आ रही है, शाहजहांपुर की तरफ आ रही है, और जब तक देखते चले गए कि शाहजहांपुर से आगे निकल गई इधर लखनऊ की साइड तक, तो वहां से और लखनऊ जहां तक तुमने देखा वो तुम्हारे दो रेफरेंस पॉइंट तुम लोगे, तब उसका मोशन डिफाइन करोगे कि इस पॉइंट पे ये था, इस पॉइंट पे ये था, यहां से यहां तक गाड़ी चली, पोजीशन चेंज होती चली गई उसकी। समझ में आई बात क्या नहीं, रेफरेंस पॉइंट का कांसेप्ट समझ में आ गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो वही है। अब लेकिन क्या है, पॉजिटिव कब लोगे, नेगेटिव कब लोगे, तो तुम्हारे इसको बिल्कुल नंबर लाइन पे करा लो उसको, जब राइट साइड में होगा तो सारी वैल्यूज पॉजिटिव में, लेफ्ट साइड में होगा तो सारी वैल्यूज नेगेटिव में। साइन कन्वेंशन बहुत सही से समझ लीजिए, फिजिक्स में साइन का बहुत यूज है, ठीक है। तो टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी आल्सो नीड टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन, ठीक है। हम डायरेक्शन को स्पेसिफाई करेंगे, और डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए हमने क्या करा, दो डायरेक्शन है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। दो डायरेक्शन हो सकती है, या तो आगे चल रहा है या पीछे चल रहा है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन को हमने रिप्रेजेंट किया है प्लस से, ठीक है, और बैकवर्ड को माइनस से। समझ में आएगा। और जब वो ओरिजिन के ऊपर होगा तो वो जीरो, ठीक। लेफ्ट साइड में ओरिजिन के नेगेटिव, ओरिजिन के राइट साइड में पॉजिटिव। समझ में आई। अब यहां देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, एंड इंस्टेंट ऑफ टाइम। आप उस पर्टिकुलर पॉइंट 10:01:15, बस 15वां सेकंड जो है,
वो एक इंस्टेंट है। इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जब हम डिफाइन करते हैं किसी चीज को, उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस टाइम। ठीक है, क्या हो गया? इंस्टेंटेनियस। तो कह रहे हैं इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम एंड द टाइम इंटरवल आर नॉट द सेम। इंस्टेंट ऑफ टाइम जो है और टाइम इंटरवल सेम नहीं होते हैं। टाइम इंटरवल का मतलब हुआ कि 10:15 और 15 सेकंड से लेके 10:15 और 16 सेकंड। तो टाइम इंटरवल कितना हुआ? 1 सेकंड का। और जब हम इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात करते हैं तो हम इस पर्टिकुलर बात इसके ऊपर हैं, हम इससे ना 1 सेकंड ऊपर और ना 1 सेकंड नीचे हैं। ये क्या हो गया? इंस्टेंटेनियस। समझ में आई बात या नहीं? तो इंस्टेंट टाइम क्या होगा और टाइम इंटरवल क्या होगा, ये समझ में आया? टाइम इंटरवल यानी इन दोनों के बीच है कितना टाइम, और इंस्टेंट मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कितना टाइम। समझ में आ गई बात या नहीं? तो ये डिफाइन करने का तरीका है। अब यहां कह रहे हैं डिस्टेंस, ट्रेवल एंड डिस्प्लेसमेंट। अब यहां से बात शुरू होती है कि डिस्टेंस क्या होती है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस का मतलब हुआ कि आपने पूरा पाथ जो कवर किया, कोई रास्ता था, मान लीजिए आप अपने घर से और किसी दूसरे घर जा रहे हैं A to B और उसको पाथ कवर कर रहे हैं, तो टोटल पाथ जो कवर किया आपने वो क्या कहलाएगा? कहलाएगा डिस्टेंस। क्या कहलाएगा? डिस्टेंस कहलाएगा। ठीक, डिस्टेंस में टोटल पाथ कवर किया, यानी गली और ये सब मॉडल्स होते हुए बिना किसी डायरेक्शन के चले जा रहे हैं, टोटल पाथ कितना कवर हुआ वो। लेकिन अब आप अपनी छत पे खड़े हुए और अपने उस पर्टिकुलर पॉइंट को देखा छत से, सीधा सीधा देखें तो एक डायरेक्शन में देखें कि भाई साहब उसी तरफ है, वो हो गया क्या? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? लीनियर डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में सबसे छोटा डिस्टेंस क्या होगा, उसे डिस्प्लेसमेंट कह देंगे, और पूरा पाथ जो कवर करेगा उसे क्या कहेंगे? डिस्टेंस कह देंगे। लेकिन अगर कोई बॉडी, जैसे कार है, ठीक है, कोई सीधी लाइन के ऊपर जा रही है कार, ठीक है, ये जो कार है एक सीधी लाइन पे जा रही है, कहीं मोड़ नहीं रही, यही रास्ता, और ये यहां से शुरू करती है। मान लीजिए यहां पे लिखा हुआ था माइलस्टोन के ऊपर 10 किलोमीटर, और जब यहां आती है तो माइलस्टोन के ऊपर लिखा हुआ है 20 किलोमीटर। ठीक है, तो ये कितना चली? 10 किलोमीटर चली, एक ही डायरेक्शन में चल रही है। तो इस टाइम पे अगर ये स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होंगे। ठीक है, वैसे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ कि कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर किया, कितना पाथ कवर किया, 2 मीटर, 4 मीटर, 10 मीटर, 2 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, इसे क्या कहेंगे? इसका मैग्नीट्यूड। और साथ ही साथ क्या चाहिए? डायरेक्शन। और जो ऐसी क्वांटिटीज, ये फिजिकल क्वांटिटी है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के थ्रू डिफाइन होंगी, उन्हें हम क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वेक्टर क्वांटिटीज। और इसको डिफाइन करने के लिए बेटा कितनी दूर है घर? कहने लगे साहब 5 किलोमीटर है बस। तो 5 किलोमीटर यानी मैग्नीट्यूड। ठीक है, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए है तो ऐसी क्वांटिटी क्या कहलाएंगी? स्केलर। ठीक, दो तरह की क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड चाहिए, स्केलर को डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए। डिस्टेंस क्या हो गई? स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई? वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए। अब यहाँ एनसीईआरटी क्या कह रही है? देखिए, सपोज एन एथलीट स्टार्ट्स रनिंग। एक एथलीट है, वो दौड़ना शुरू करता है। ठीक है, एक एथलीट है, क्या कर रहा है? दौड़ना शुरू कर रहा है फ्रॉम पॉइंट O एट टाइम t = 0। यानी जब आपने टाइम शुरू किया उसे हमने इनिशियल पॉइंट दे दिया t 0 था, वहां शुरू करा ओरिजिन से। ठीक है, एंड रीचेस पॉइंट B एट टाइम t = 4। देखिए यहाँ t = 0 है और t = 10 सेकंड में यहाँ पे B पॉइंट पे पहुंचता है 4, t = 4 सेकंड पहुंच गया। ठीक,
रीचेस पॉइंट ए एट 10 सेकंड और फिर ए के ऊपर कब कितने देर में पहुंचता है 10 सेकंड। हाउ मच द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कितना डिस्टेंस उसने कवर किया। डिस्टेंस का मतलब है टोटल पाथ उसने कितना कवर किया। यहां से 0 मीटर पे था और 100 मीटर तक चला गया, तो कितना हो गया। पहले उसने 0 to 40 कवर किया, ठीक है। तो ओ तो टोटल इसमें हाउ मच डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, तब क्या करेंगे एथलीट बिटवीन द स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग पोजीशन द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इज OA प्लस AB, OA प्लस AB, ठीक है। देखिए यहां क्या लिखा, क्वेश्चन पे समझिए। कह रहा है सपोज एन एथलीट स्टार्ट रनिंग फ्रॉम 0 O at time t is equal to 0 and reach point B at 4 सेकंड में पहुंच जाता है, then reach point A at 10 सेकंड और फिर 10 सेकंड में कहां पहुंचता है A पे, then runs back along the same path point B reaching at t is equal to 16। अब वो पीछे फिर आ रहा है कितनी देर में 16 सेकंड में, यानी 10 सेकंड में t बराबर 10 सेकंड पे यहां था, फिर वो यहां गया, यहां छूट के फिर वो B के ऊपर आ गया, कितनी देर में 16 सेकंड। समझ में आएगा क्या नहीं। तब कह रहा है टोटल कितना उसमें डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस कितना होगा बता सकते हैं आप। पहले वो यहां गया, ठीक, फिर वो यहां से वापस यहां, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ। यहां से यहां तक तो वो 100 चला और 100 चलने के बाद वो वापस कितना आ गया 60, वो वापस आ गया प्लस 60 बराबर 160 मीटर। समझ में आई बात है। ये क्या होगा टोटल पाथ जो कवर किया उसे हम कहते हैं डिस्टेंस। लेकिन यहीं पे अगर वो पूछते डिस्प्लेसमेंट कितना तो बता सकते हो। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, बस। यानी कि फाइनल जो पॉइंट कहां है यहां, और इनिशियल पॉइंट था ये, तो कितना हो गया इसके बीच का 40, बस इसके बीच की दूरी निकालनी, बाकी कुछ नहीं देखे। क्लियर। ऐसे ही मान लो एक सर्कुलर पाथ है, चलो हम थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। कह रहे हैं एक सर्कुलर पाथ है ऐसे, ठीक। एक ऑब्जेक्ट यहां खड़ा हो, मान लो तुम जो हो यहां खड़े हो, ये पॉइंट है A, तुम यहां से चलते हो, चलते 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 इसके जस्ट अपोजिट आ जाते हो, यहां जस्ट अपोजिट है पॉइंट B, रेडियस थी इसकी R। तो बताओ तुमने कितना पाथ ट्रेवल किया। इसमें अगर हम पूछते हैं डिस्टेंस कितना करा और डिस्प्लेसमेंट कितना करा, डिस्टेंस कितना हुआ पाई, ये टोटल होता है सरकमफेरेंस, तो सरकमफेरेंस होता है 2 पाई r, ठीक है। 2 पाई r हो जाएगा इसका सरकमफेरेंस, तो आधा कितना हो जाएगा पाई r, यानी कि उसने ये वाला जो पाथ कवर किया है ये यहां से लेके टोटल पाथ यहां तक, वो होगा डिस्टेंस, वो कितना हो जाएगा पाई r। लेकिन डिस्प्लेसमेंट लीनियर डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल, इससे और इसके बीच के बीच, बस इसके बीच की दूरी पूछ रहा है, वो ये नहीं पूछ रहा है कि कहां से कितना घूमा, यानी ये कितना हो जाएगा 2r, या इसे हम डायमीटर भी कह सकते हैं, ठीक है। समझ में आई बात है नहीं। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया यहां से। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्या होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को इन्होंने डिफाइन करा है यहाँ पे, देखिए क्या है डिस्प्लेसमेंट जो होता है, डिस्प्लेसमेंट इज द नेट चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन 2 गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक। 2 गिवन इंस्टेंट के बीच में नेट चेंज कितना हुआ उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस क्या था टोटल पाथ कवर्ड बाय ए पार्टिकल,
अब इसको डिफाइन करने के लिए द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज लाइक डिस्प्लेसमेंट रिक्वायर्स स्पेसिफाइंग बोथ डायरेक्शन एंड न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू को ही हम क्या कह देते हैं, मैग्नीट्यूड। अभी हमने मैग्नीट्यूड बताया, तो जो न्यूमेरिकल वैल्यूज थी 1 2 3 4 वो न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल वैल्यू को हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट इन पोजीशन टू इंस्टेंट। दोनों इंस्टेंट्स के बीच के कितना डिस्टेंस है, बस। वो हमें इससे मतलब नहीं कि वो ऐसे ऐसे कितना चला, वो चला A से B। अगर सेम क्वेश्चन में हम कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट घूम के वापस A के ऊपर आ जाता है, तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, डिस्टेंस हो जाता 2 पाई आर, डिस्प्लेसमेंट हो जाता 0। क्यों? अगर ये पूरा सर्किल कंप्लीट करता, यहां से चला था वापस यहां आ गया, मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच कितनी दूरी थी, फाइनल पॉइंट भी वही था, इनिशियल पॉइंट भी वही था, वो हो जाएगा 0। अगर वो इसके बीच यहां रुक जाता तो इनिशियल माइनस फाइनल हो जाता, यानी कि b माइनस a कर देते। समझ में आई बात करी? चलो आगे बढ़ते हैं। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पूरी तरह समझ में आ गया। तो डिस्क्राइब द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड ओनली द न्यूमेरिकल वैल्यू। अब देखिए एसआई यूनिट क्या होती है, चाहे डिस्टेंस हो चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, दोनों ही दूरियां, चाहे डिस्टेंस हो चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, दोनों ही क्या है, दूरियां है। और दूरी की जो एसआई यूनिट है वो होती है मीटर। ठीक, समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी करके दिखा, एक एक्टिविटी यहाँ दी हुई। हाँ, कह रहे हैं as shown in figure 4.5, जो फिगर है हमारी 4.5, ये कह रहा है अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड पिवट, कहां तक जाती है वो, O से जा रही है B तक, और देन फॉल बैक टू O, फिर से O पे आ जाती है। Can be described the motion in a straight line? Can this be a considered a motion on a straight line? ऐसे कंसीडर किया जा सकता है straight line motion? For this, fill up the values. अब जरा फिल करिए values. क्या कह रहा है? पोजीशन ली इसमें O. Total distance traveled by ball from O till that position. अगर O के ऊपर था, ओरिजिन पे था, तो उसकी टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, 0, और डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, 0। अगर पॉइंट A के ऊपर आ गया, ये A के ऊपर आ गया, इस A के ऊपर कितना है, 40 सेंटीमीटर इसका डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट देखिए विद डायरेक्शन हमें लिखना पड़ेगा, अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है, ठीक है। अब कह रहा है B के ऊपर कितना, अगर B है पॉइंट, तो पॉइंट B पे कितना होगा, यहाँ 140, डिस्टेंस तो हो जाएगा 140 सेंटीमीटर बिना किसी डायरेक्शन, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 140 होगा, लेकिन कैसा होगा, अपवर्ड, ठीक है। C के ऊपर आइए, C पे क्या होगा, 80, C पे आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 140 को यहां तक कवर कर चुका है, फिर 20 ये करा, 160, 180 और 200। समझ में आएगा क्या नहीं? टोटल पाथ कितना कवर करा इसने, 200 सेंटीमीटर। और यहां पे अब डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। सी के ऊपर यहां 80 था और यहां 0 था, तो कितना हो जाएगा, 80, फाइनल माइनस इनिशियल 80 सेंटीमीटर, कितना,
डाउन, नीचे की तरफ होगा ना, ओ के ऊपर जब ओ के ऊपर आएगा दोबारा लौट के तब क्या होगा, तब ये डिस्टेंस कवर कर चुका होगा 140 दूनी 14 दूनी 280 सेंटीमीटर और डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, समझ में आई बात है? बोलिए कोई दिक्कत इसमें नहीं? Can I analyze the data filling the table and choose which of the following is true for displacement? Displacement के लिए क्या सही है? Can I it is never zero? क्या displacement कभी भी जीरो नहीं हो सकता? आपने देखा displacement जीरो हो सकता है, तो ये बात तो हो गई गलत। लेकिन डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होता, ये भी पॉइंट पकड़ने में आ रहा है। Its magnitude can be greater than the total distance traveled. क्या डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड टोटल डिस्टेंस से ज्यादा आपको दिखा इसमें? नहीं हुआ, तो ये बात तो गलत। टोटल डिस्टेंस से कम ही रहेगा या बराबर होगा। अगर स्ट्रेट लाइन में है तो या तो बराबर होगा या कम रहेगा। इट्स मैग्नीट्यूड इज लेस देन और इक्वल टू द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये बात बिल्कुल सही है। इट्स मैग्नीट्यूड इज लेस देन द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ऑल केसेस, नहीं, मैग्नीट्यूड भाई कम भी हुआ था, ठीक है। फिर यानी ये बातें जो थी किसके लिए थी? डिस्प्लेसमेंट के लिए, डिस्टेंस के लिए इसकी जस्ट समझ में आ गई बात नहीं? कोई दिक्कत इसमें? समझ में आ गया पूरा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट? अब कह रहे हैं कि साहब ये आपके एग्जांपल दिए होंगे, करिएगा इसको, ना समझ में आए तो पूछिएगा, आगे बढ़ते हैं। अब हमें मोशन समझ में आया, मोशन क्या होता है? मोशन की डेफिनेशन यहाँ साफ-साफ उन्होंने दे दी। कह रहे हैं मोशन दैट इज चेंज इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट। मोशन को तो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि कितना उसने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करा या कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। बट क्या तुम डिस्क्राइब कर सकते हो हाउ फास्ट और स्लो द ऑब्जेक्ट इज मूविंग? अब तेज चल रहा है या धीमे चल रहा है, इस बात को पता लगाने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? इसकी स्पीड या वेलोसिटी, ठीक है। तो हम आ जाएंगे अब यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी के ऊपर। कितना तेज चल रहा है या कितना धीमे चल रहा है, ये कौन बताएगा? इसका स्पीड या वेलोसिटी। तो स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, उसे हम कहते हैं स्पीड। The average speed of an object is the total distance traveled divided by the interval during which this distance is covered. ठीक है, यानी कितनी देर में कितना डिस्टेंस कवर करा है उसे हम क्या कह देंगे? स्पीड कह देंगे। और स्पीड में हमें डिस्टेंस चाहिए है और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। इस स्पीड भी कैसी हो गई बेटा? स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ठीक है, यानी इसको डिफाइन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, कोई भी डायरेक्शन नहीं चाहिए। नो डायरेक्शन बट ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं। If an object is moving in a straight line, travel equal distance in equal interval of time, तब हम इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अगर इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंस्टेंट ऑफ टाइम में हो रहा है तो क्या कह देंगे? यूनिफॉर्म मोशन। और अगर तो ये तो तुम्हारी यूनिफॉर्म मोशन हो गई स्ट्रेट लाइन में, डेफिनेशन हो गई यूनिफॉर्म मोशन। In this case the object move as a constant speed. On the other hand, if object travel unequal distances in equal interval of time, then uniform non-uniform motion is straight line. तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझ में आ गया। यानी कि हमने कहा एक ऑब्जेक्ट था, वो ओरिजिन O से A तक तो जाता है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। कितनी देर में? 5 मिनट में, ठीक। फिर A से B जाता है, इसे मीटर कर लो, 20 मीटर 5 पर सेकंड में। अगले 20 मीटर जो जाता है वो भी 5 मिनट में जाता है। अगले 20 मीटर जाता है वो भी 5 मिनट में जाता है। तो यहाँ मान लो C हो गया, तो O से C तक जो पॉइंट तक गया उसको छोटे छोटे टाइम इंटरवल में देखें तो 5 मिनट में 20 सेकंड 20 मीटर
मीटर 5 मिनट में, 20 मीटर 5 मिनट में 20 मीटर। तो ये कैसी स्पीड हो गई? यूनिफॉर्म हो गई। और अगर टाइम इंटरवल सेम रखें 5 मिनट, लेकिन शुरू में वो 20 मीटर गया, फिर उसने खाली जगह मिल गई 25 मीटर चला गया, फिर भीड़ मिल गई 15 ही मीटर चल पाएगा। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तब से क्या कह देंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आई बात नहीं? इन दिस केस द ऑब्जेक्ट मूव इंक्रीजिंग स्पीड और डिक्रीजिंग, या तो तेज चल सकता है, यहाँ पे देखिए जैसे अगर 25 मीटर चलेगा तेज चला, या डिक्रीज कर सकता है, कम भी हो सकता है नॉर्मल से, ठीक। If the distance traveled in successive interval of time are increasing, its speed is increasing. डिस्टेंस बढ़ रहे हैं तो उसकी स्पीड बढ़ रही है, डिस्टेंस कम हो रहे हैं तो उसकी स्पीड घट रही है। समझ में आई? अब यहाँ पे एक न्यूमेरिकल लगाने की कोशिश करेंगे। देखिए योजना जो है, योजना ये क्या होते हैं? ये होते हैं डिस्टेंस की यूनिट थी पुराने जमाने में। कह रहे हैं कंसीडर टू पोस्टमैन, दो पोस्टमैन, दे स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स ईच अदर। एक पोस्टमैन साहब ये हैं, ठीक है, और एक पोस्टमैन साहब ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। वन ट्रेवल 9 योजन्स पर, कितने दिन में आते हैं? फॉर्म अ डिस्टेंस ऑफ 210, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 210 योजन, तो हम ऐसे वाई। वन ट्रेवल 9 योजन पर डे, एक जो है वो 9 चलता है पर डे, और दूसरा 5 योजन पर डे। दूसरा कितने? 5 योजन पर डे चलता है। तो कह रहा है कैन यू डिटरमाइन हाउ मेनी डेज विल दे मीट? क्या तो बता सकते हो कितने दिन में ये मीट कर जाएंगे? और दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 210। सिनेरियो समझ में आया? तो कह रहे हैं यानी पर डे, इस बात से हमें ये समझ में आया पर डे कितना चलते हैं दोनों मिला के? आधा इधर से चले जाएगा, आधा इधर से चले जाएगा, तो दोनों मिला के कितना चल जाते हैं? 14 चल जाते हैं पर डे। और टोटल डिस्टेंस कितना है? 210 है। तो 210 डिवाइडेड बाय 14 इक्वल टू 15। समझ में आ गई बात है? तो सो बोथ पर्सन विल मीट ईच अदर 15 दिन इन 15 डेज फर्स्ट पोस्टमैन। अब ये भी है कि कितना कितना ये चल चुके होंगे 15 दिन में। पहला वाला 15 दिन में 135 चल चुका होगा, 135 नहीं समझे। और दूसरा वाला 15 दिन में 70 चल चुका, दोनों को मिला दोगे समझ में। यानी अब कोई पूछे किस पॉइंट पे होगा, तो पहले वाले से 135 और दूसरे वाले से 75 मीटर दूरी पे ये एक दूसरे से मीट कर जाएंगे। समझ में आई बात? अब क्वेश्चन है द स्पीड टेल्स हाउ फास्ट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग। तो कौन ज्यादा तेज चल रहा था? क्वेश्चन इसमें ये आया, एक ने 135 चला, एक ने सिर्फ 75 चला। कौन ज्यादा तेज चल रहा था? जो 35 वाला 135 चला वो ज्यादा तेज चल रहा था, जो 15 ही दिन में दोनों कवर किया। तो कह रहे हैं the speed tells how fast an object is moving but it provides no information about the direction of motion। स्पीड ने ये तो बता दिया कौन तेज चल रहा था कौन धीमे चल रहा था, लेकिन इससे हमें डायरेक्शन का नहीं पता चला कि ईस्ट की तरफ था वेस्ट की तरफ था। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होती है? वेलोसिटी। उसके लिए क्या चाहिए होती है हमें? वेलोसिटी। अगर डायरेक्शन बताना है तो हाउ फास्ट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग, तो हमें क्या पता करना पड़ेगा? वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? चेंज इन पोजीशन अपॉन इंटरवल, टाइम इंटरवल, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट खुद में वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी भी कैसी क्वांटिटी होगी बेटा? कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो हमें एवरेज वेलोसिटी लिखने का तरीका है VAV, एवरेज वेलोसिटी, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब चूंकि यहाँ डायरेक्शन को शो करना है, डायरेक्शन को शो करने के लिए आपको बताया था अभी हमने कि प्लस या माइनस साइन लगाएंगे।
यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो यहाँ ओरिजिन पे है और राइट हैंड साइड की तरफ जा रहा है तो हम उसको दे देंगे प्लस साइन, और अगर लेफ्ट साइड पे जा रहा है तो उसे क्या दे देंगे हम माइनस साइन दे देंगे। और कोई दिक्कत इसमें समझ में आ गया या नहीं? अब इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट के लिए देखिए हमने आपको बताया है वेलोसिटी v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों ही दूरियां हैं मीटर में नापी जाती हैं और टाइम जो होता है वो सेकंड में नापा जाता है। तो मीटर अपॉन सेकंड ले लो या इसे कर देते हैं मीटर सेकंड इनवर्स। समझ में आई बात या नहीं? कोई दिक्कत इसमें? तो ये ठीक किलोमीटर पर आवर में भी ले सकते हैं, कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड है, जैसे मीटर पर सेकंड है, इसे आप किलोमीटर पर आवर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, किलोमीटर पर आवर। और यहाँ आवर को फिर सेकंड में चेंज करना पड़ जाएगा, किलोमीटर को तुम्हें मीटर में चेंज करना, क्योंकि ऐसा यूनिट यही है। ठीक, कन्वर्जन जब कभी हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तो किलोमीटर पर आवर में दिया होगा, हम सबसे पहले उठा के उसे मीटर पर सेकंड में देंगे। जब कभी न्यूमेरिकल लगाएंगे सारी यूनिट्स को एक ही उसमें रखेंगे, ये नहीं कि कह रहे डिस्टेंस किलोमीटर में ले लो, ये मीटर पर सेकंड में दे तो मीटर पर सेकंड में, नहीं, या तो उसको किलोमीटर में कर लो या उसको मीटर में कर लो। समझ में आई बात करी? अब कह रहे हैं कि टू डिस्क्राइब हाउ फास्ट और हाउ स्लो द चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी हैपेंस वी यूज द आइडिया ऑफ रेट ऑफ चेंज। अब कितना तेज और कितना धीमे है, तो रेट ऑफ चेंज। देखिए सबसे पहले हमने डिफाइन किया मोशन क्या होता है। मोशन को पता लगाने के लिए सबसे पहले हमने लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। फिर कहा कि कौन सी चीज ज्यादा तेज चल रही है, कौन सी चीज कम तेज चल रही है, उसके लिए हमने डिस्टेंस वेलोसिटी स्पीड ले ली। लेकिन उसकी डायरेक्शन को भी करना था तो क्या करा, वेलोसिटी ले ली। डायरेक्शन करना था तो क्या किया, वेलोसिटी ले ली। अब कह रहे हैं रेट ऑफ चेंज, कितने तेज पर सेकंड कितना तेज बदल रहा है, रेट ऑफ चेंज। तो डिवाइड कर देंगे, अगर कभी भी किसी भी क्वांटिटी को टाइम से डिवाइड किया जा रहा है तो वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज निकल के आता है। द रेशियो ऑफ चेंज इन वन क्वांटिटी, कोई भी चीज क्वांटिटी कोई भी हो, जैसे डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, ठीक है, डिस्टेंस हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गई, वेलोसिटी हो गई, ये सब क्वांटिटीज हैं, फिजिकल क्वांटिटी। उसी भी क्वांटिटी को अगर हम टाइम से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें क्या निकल के आ जाएगा, रेट ऑफ चेंज। उसका किस दर से वो चेंज होगी, रेट ऑफ चेंज। समझ में आ गई बात है? ये पॉइंट देखिए पकड़ लीजिए, एनसीईआरटी के ही पॉइंट है, रेट ऑफ चेंज। अगर देखिए हम कहें डिस्टेंस अपॉन टाइम तो ये क्या निकल के आएगा, वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड वेलोसिटी। अगर हम कहें वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये क्या होता है, एक्सीलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। समझ में आई बात है? डेफिनेशन ऐसे बन जाएंगे बहुत आसानी से, समझ में आ गया होगा। अब कह रहे हैं यहां पे एक क्वेश्चन दिया है, कह रहे हैं syringe tank takes 50 seconds to swim। ये वैसा एक पर्सन है सारंग, सारंग साहब है, ये क्या कर रहे हैं, ये तैर और कितना टाइम लगाते हैं, 50 सेकंड लेते हैं एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में, और बैक इन स्विमिंग पूल वापस आने में, ठीक है, 50 सेकंड लगते हैं। Find the average speed and average velocity within the time interval 50। 50 सेकंड में कितनी इनकी वेलोसिटी होगी, कितनी स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस कितनी देर में कवर हो जाता है, 50 सेकंड में 50 मीटर। ये पूल में दिखाया गया है 25 मीटर का पूल है। 25 मीटर का जो पूल है वो डिस्टेंस कितनी देर में कवर कर लेता है, वो 50 सेकंड में कर लेता है, जाना और आना दोनों। देखिए उसमें यही लिखा है, सारंग साहब जा रहे हैं और आ रहे हैं कितनी देर में, 50 सेकंड। और ये दिया हुआ है कितना, 25 मीटर। 25 मीटर यानी कि जाना 25 मीटर और
आना भी 25, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 50 मीटर हो गया। कितनी देर में 50 सेकंड में। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बताओ, 0 हुआ नहीं हुआ क्योंकि वापस आ गया। तो एवरेज स्पीड कितनी हुई, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल, डिस्टेंस हो गया 50 और 50 सेकंड में आया तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन वेलोसिटी कितनी हुई, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट कितना था 0, टाइम कितना था 50, तो 0 अपॉन समथिंग 0 ही जाएगा। ठीक है, समझ में आएगा क्या नहीं। तो ड्यूरिंग द 50 सेकंड टाइम इंटरवल द एवरेज स्पीड ऑफ सारंग इज अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर पर सेकंड व्हाइल इट्स एवरेज वेलोसिटी इज 0 मीटर पर सेकंड। ठीक, अब कह रहा है द एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर अ लार्ज टाइम इंटरवल मे डिफर फ्रॉम इट्स वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। एवरेज वेलोसिटी जो है आप कहें कि लार्ज टाइम इंटरवल में यहां से लेके यहां तक मान लो 2 घंटे थे, 2 घंटे में जितनी एवरेज वेलोसिटी हुई और हम कहें कि एक पर्टिकुलर सेकंड पे वेलोसिटी चेंज, दोनों में अलग अलग होगा। नहीं समझे बात को? आप जा रहे थे बाइक से, आप कहीं भी जा रहे थे बाइक से, आपने स्टार्ट की, एक्सेलरेटर दिया और उसे भगाना शुरू करा। शुरू में आप 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चले, फिर 5 हुई, 10 हुई, 15 हुई, 20 हुई और आपको मिल गया हाईवे, आपने उड़ा दी, आप 120 की स्पीड पे जा रहे हो, बाइक से 120 की स्पीड पे चले जा रहे हो। ठीक, और आप टोटल यहां से मान लीजिए शाहजहांपुर से लखनऊ पहुंच गए, आप 180 किलोमीटर के करीब है, ट्रेन से शायद 165 के करीब है, 165 के करीब आप दूरी आपने तय कर ली कितनी देर में, मात्र 5 घंटे, 3 घंटे में या 2.5 घंटे आपने कर लिए, 3 घंटे। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, आप कुछ भी देखें तो डिस्टेंस आपने 3 घंटे में कवर किया, कितना था 165 किलोमीटर था। तो एवरेज वेलोसिटी या स्पीड तो हमारे सीधा सीधा जा रहा है, कितनी हो जाएगी 165/3। ठीक, इतनी होगी। लेकिन हम कहें कि आपने शुरू करा था 10 बजे और आप 1 बजे पहुंचे हो तो 3 घंटे हो। हम कहें 10:20 और 5 सेकंड के ऊपर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपकी कितनी स्पीड थी, तो क्या इससे निकल पाएगी एवरेज से? एवरेज से तो नहीं निकल सकती। इंस्टेंट, उस इंस्टेंट पे पर्टिकुलर पे निकालना है, समझ में आई? उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। उसे क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये पॉइंट पकड़ने वाला था। ठीक है, द टर्म वेलोसिटी टू मीन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। जब कभी हम लोग यहाँ पे चैप्टर में जब कभी हम लोग बात कर रहे होंगे वेलोसिटी टर्म की, तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर कितनी है हम ये बात करेंगे, एवरेज वेलोसिटी की बात नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए, कह रहे हैं वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी कांस्टेंट और इट कैन चेंज विद टाइम। जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट भी रह सकती है या टाइम के साथ में चेंज हो सकती है। आप कहिए कि 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से लगातार चल रहे हो, या मौका मिल गया आपने दौड़ा दी तो चेंज कर दी वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट भी रह सकती है या टाइम के साथ साथ चेंज भी हो सकती है। अब यहाँ आते हैं एक्सीलरेशन को। एक्सीलरेशन का मतलब अभी मैंने आपको बताया चेंज इन वेलोसिटी। आप मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट था, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, आप यहां से चलना शुरू किए और t टाइम में, यहाँ पे t = t1 ले लिया, t1 टाइम पे u थी, और जब आप यहाँ पहुंचे हैं तो हो चुकी थी उसकी वेलोसिटी v। मान लीजिए पॉइंट A, ये O था, और यहाँ टाइम हो चुका था t2। तब इसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आया, चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, कितना चेंज आया, लास्ट वाला माइनस इनिशियल वाला, v माइनस u का। टाइम इंटरवल कितना था, इसके बीच टाइम इंटरवल कितना था, तो आपने कहा टाइम इंटरवल t2 माइनस t1। समझ आएगा क्या नहीं? यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी से तो हमें निकल के आ गया चेंज इन वेलोसिटी, और टाइम इंटरवल फाइनल टाइम अपॉन इनिशियल टाइम, चेंज इन टाइम निकल के आ गया।
आप चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम इंटरवल निकालना है आपको, डिवीजन कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्सीलरेशन मिल जाएगा। और जब कभी हम टाइम से किसी चीज को डिवाइड करते हैं तो उससे हम क्या मिलता है, रेट ऑफ चेंज। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। डेफिनेशन समझ में आ गई? कोई कहे डिफाइन करो एक्सीलरेशन क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। समझ में आ गई बात? अब ये फाइनल रिलेशन सब हमने समझा दिया है। अब यूनिट की बात आती है, इसकी यूनिट क्या होगी? देखिए ए की यूनिट हमें निकालना है, कैसे निकालेंगे, वी की यूनिट हमें पता होना चाहिए। वी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो ये सेकंड नीचे जाएगा, मीटर अपॉन सेकंड इनटू सेकंड इज इक्वल टू मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, या इसी को हम जब ऊपर ले जाते हैं तो क्या कहते हैं, मीटर सेकंड पावर -2 इनवर्स 2। ठीक है, कोई दिक्कत? मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड टू पावर -2। क्लियर हो गया? आइए अब यहाँ कहते हैं, तो ये SI वेलोसिटी हो गई, SI यूनिट। Like displacement and velocity, we need to specify magnitude as well as direction of acceleration. अब ये पॉइंट समझना है, क्योंकि वेलोसिटी से मिलके बन रहा है, तो ध्यान दीजिए। आप एक के बाद एक कड़ियां जोड़िए, कड़ी जुड़वा रहे हैं आपसे। आपने कहा जब हमें वेलोसिटी को डिफाइन करना था, तो हमने कहा वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यही था, जब हमें वेलोसिटी को बताना था तो हमने क्या कहा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी थी, वेक्टर थी। वेक्टर को डिफाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए था, मैग्नीट्यूड चाहिए था और डायरेक्शन चाहिए थी। अब हमें जब एक्सीलरेशन डिफाइन करना है तो हमने कहा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है, तो एक्सीलरेशन भी कैसी हो गई बेटा, वेक्टर हो गई। नहीं समझे? यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर थी तो वेलोसिटी उसी से मिलके बनी है तो वेक्टर हो गई। फिर वेलोसिटी वेक्टर थी, एक्सीलरेशन उसी से मिलके बनी है तो ये भी वेक्टर हो गई। फोर्स इज इक्वल टू होता है एक्सीलरेशन इनटू मास, या मास इनटू एक्सीलरेशन, ma, F बराबर ma। यानी फोर्स किससे डिफाइन हो रहा है, एक्सीलरेशन से। एक्सीलरेशन कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है, तो फोर्स भी कैसी हो गई, वेक्टर हो गई। लेकिन हर जगह ये रूल फॉलो नहीं होता है। जैसे हमने कहा इंपल्स है, F into T होता है। कह रहे फोर्स आप आपका वेक्टर है तो क्या इंपल्स भी वेक्टर होगा, नहीं, ये इंपल्स वेक्टर नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन आप इन कड़ियों को तो जोड़ ही सकते हो, एटलीस्ट इतना तो 9th क्लास में याद कर सकते हो कि भाई वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, एक्सीलरेशन वेक्टर और फोर्स वेक्टर, ये सब वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए होते हैं। डायरेक्शन का मतलब वही पॉजिटिव नेगेटिव साइन, ये अगले चैप्टर में भी आएगा, लॉज ऑफ मोशन वाले में भी यही चीजें आएंगी, पॉजिटिव नेगेटिव साइन, एक्सीलरेशन डिसेलरेशन, ये सब चीजें। चलिए आगे आते हैं। तो फॉर मोशन स्ट्रेट लाइन मैग्नीट्यूड वेलोसिटी इंक्रीजिंग given time interval or the average acceleration is the direction of velocity। average acceleration क्या है, देखिए कह रहे हैं for motion in straight line के मोशन के लिए if magnitude of velocity is increasing in a given time interval, average acceleration is in the direction of velocity for motion in straight line। if the magnitude of velocity is increasing in given time interval, the average acceleration is in the direction of velocity। acceleration किस तरफ होगा, velocity की डायरेक्शन में होगा। यानी आप कह रहे हैं कि velocity और time, velocity लगातार 2 3 4 5 6 बढ़ते जा रहा है, मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है velocity और टाइम के साथ साथ, ठीक है। तो एक्सीलरेशन भी लगातार बढ़ता जाएगा, ये बात है। यानी कि जितनी तेज वेलोसिटी में चेंज होगा पॉजिटिव, उतना ही तेज एक्सीलरेशन भी होगा पॉजिटिव। और अगर मान लीजिए
वेलोसिटी लगातार कह भाई अभी वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकंड पे कह रहे हैं 15 हो गई, पे कह रहे हैं 10 हो गई, पे कह रहे हैं 5 हो गई। समय बढ़ता है क्योंकि हर टाइम समय 20 थी तो यहाँ था, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, तो लगातार घटता चला गया। जब घटता चला जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? डिसेलेरेशन, रिटार्डेशन। समझ आई बात नहीं? Whereas the average acceleration is opposite to the direction of velocity if the magnitude of velocity is decreasing. यानी कि अगर आप कहें कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है तो एक्सीलरेशन ऑपोजिट होगा, उसका रिटार्डेशन होगा, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है तो एक्सीलरेशन भी बढ़ेगा। समझ में आई बात जल्दी? The average acceleration can result from change in magnitude of the velocity. ये पॉइंट पकड़ने वाला है। एक्सीलरेशन सिर्फ और सिर्फ तब ही आएगा जब वेलोसिटी में चेंज होगा। आप कहें कि साहब कोई ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकंड और 10 मिनट बाद इसकी वेलोसिटी सेम रही, कुछ बढ़ी ही नहीं, यानी v भी 5 मीटर पर सेकंड रहा। कितने देर बाद? 10 मिनट बाद या 10 सेकंड बाद सेम रहा, कोई चेंज ही नहीं आया। यानी कि एक्सीलरेशन तब कितना हो जाएगा? v माइनस u अपॉन t। v माइनस u, v कितना है? 5, u कितना है? 5, t कितना है? 10। 5 माइनस 5 इक्वल टू क्या होगा? 0 अपॉन 10। 0 अपॉन समथिंग इज इक्वल टू 0, यानी एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा? 0। यानी कि जब कभी भी आप देखेंगे वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, तो एक्सीलरेशन कितना होगा? ये याद रखने वाला पॉइंट है। एक्सीलरेशन 0 होगा जब वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा तो। ठीक है, आइए आगे देखिए। Let us calculate. The magnitude of average acceleration in car is generally specified as time taken by car to go from 0 to 100 किलोमीटर। ठीक, कह रहा जनरली 0 से 100 के बीच का टाइम देखते हैं कारों में। और इंटरनेट फाइंड, कह रहा है लुक इट अप ऑन द इंटरनेट एंड फाइंड द टाइम फॉर वेरियस कार्स एंड रिकॉर्ड दोस इन टेबल 4.2। 4.2 में रिकॉर्ड करो भाई। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सीलरेशन। मतलब आप क्या कह रहे हैं कि आपका कार का टाइप और फिर इसमें एवरेज एक्सीलरेशन इसको डिफाइन करना है। अब इसको अभी हम छोड़ेंगे, यहाँ आते हैं। क्वेश्चन देखिए बढ़िया से, इसको समझने की कोशिश करें। कह रहा है अ बस इज मूविंग ऑन अ लॉन्ग स्ट्रेट हाईवे। एक बस जा रही है किस पे? एक लॉन्ग स्ट्रेट हाईवे पे जा रही है, आपको दिख रहा है। विद अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, यानी इसकी वेलोसिटी कितनी है बेटा? इस बस की वेलोसिटी है 36 किलोमीटर पर आवर। समझ में आई बात है? द ड्राइवर पासेस प्रेस द एक्सीलरेटर। अब वो एक्सीलरेटर के ऊपर लगातार फोर्स फॉर अ टाइम इंटरवल ऑफ 10 सेकंड। 10 सेकंड तक वो लगाता है। 10 सेकंड तक क्या कर रहा है? एक्सीलरेटर दबाए रखा है। वेलोसिटी ऑफ बस इंक्रीजेस टू 54 किलोमीटर पर आवर। अब कितनी हो गई? 54 किलोमीटर पर आवर हो गई। कहां से? 36 से 54। 36 से कितनी हो गई? 54 किलोमीटर पर आवर हो गई। फॉर सम टाइम द बस मूव्स एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। कुछ देर तक तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी में चली, ठीक। देन द ड्राइवर नोटिस द ऑब्स्टेकल। अब उसे ऑब्स्टेकल दिखने लगा, हिंड्रेंस दिखने लगा, तो उसने क्या करा? उसने ब्रेक के ऊपर पैर रख दिया। द बस कम टू स्टॉप एट अ टाइम इंटरवल 5 सेकंड। अब बस हो गई स्टॉप, यानी 0 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे आ गई। स्टॉप हो गई ना, कितनी देर में? अगले 5 सेकंड में। यानी 10 सेकंड में 36 से कितनी हुई? 54 हुई, और अगले 5 सेकंड में कितनी हो गई? 54 से 0 पे आ गई। समझ में आई? The bus come to stop in interval. Find the average acceleration in the two time intervals when the accelerator press, यानी इसके बीच acceleration बताना और इसके बीच acceleration बताना। बता दो, बहुत आसान है नहीं?
देखिए पहला टाइम इंटरवल के ऊपर आता है, यानी कि आप इसको यहाँ ऐसे बना दो, यहाँ बना, आपने कहा ये बस थी हमारी, ये स्ट्रेट लाइन हो गई, इसके ऊपर हमारी बस जा रही, ठीक है। ये बस शुरू में इसकी स्पीड कितनी थी 36 किलोमीटर पर आवर। कितनी देर बाद 10 सेकंड बाद कितनी होगी बेटा इसकी स्पीड 56, यानी ये डिब्बा जो है 56 किलोमीटर पर आवर पे चल, यानी फाइनल। अब इसके बीच तुम्हें क्या निकालना है एक्सीलरेशन, ये a1 मान ले, फिर उसने ब्रेक लगाया और ब्रेक लगा के आप डिब्बे की स्पीड कितनी हो गई 0 किलोमीटर पर आवर, कितनी देर में 5 सेकंड, यानी पहला इसमें बात दें a2 54 है, देख कितना दिया हुआ 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है 54 कर दो, क्लियर हो गई बात या नहीं। तब अब आप ये देखिए तो इसमें कहा ये थी कितनी v या u, ये इनिशियल वेलोसिटी थी u, और यहां के लिए यानी इस टाइम इंटरवल इस लैप के लिए ये हो गया v, समझ में आएगा क्या नहीं। तो v माइनस u बाई t, बहुत सिंपल है, लेकिन इतना सिंपल नहीं, हमें इसको किसमें करना है किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में करना है, इसको भी मीटर, क्योंकि ये क्या है सेकंड, सेम इधर रहेगा। अब हम इधर से देखना शुरू कर तो इस इंस्टेंट पे हमारी ये हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी u और ये हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी v, तो 0 माइनस 54 अपॉन t, देखिए तो आपने क्या करना है अब यहाँ पे, यानी एक टाइम इंटरवल और फिर ये दूसरा, इसके बीच बीच में निकालना है। a1 निकालने के लिए क्या करेंगे v की वैल्यू, अब पहले 36 को किलोमीटर पर आ रहा है मीटर पर सेकंड बदलना है, 36 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में देंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 मीटर, और आवर को बदलना है तो 60 मिनट और 60 सेकंड, ठीक। अगर आप इसको पूरा ना करना चाहें तो इसकी वैल्यू आती है 5/18, आप इससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, समझ में आएगा क्या नहीं, यानी कि 36 × 5/80, ठीक। और इधर कितना हो जाएगा 54, ये 5/18, यहाँ पे कितना हो जाएगा 54 × 5/80, समझ में आई बात क्या नहीं। v की वैल्यू ये हो गई और u की वैल्यू ये हो गई, 5/180 को अलग निकाल, यहाँ आ गया 36 माइनस 36 अपॉन t कितना है ये 10 सेकंड, समझ में आ गया नहीं। अब माइनस कर लो इसको, माइनस करके जो भी वैल्यू आए आंसर निकालेंगे। यहाँ देखिए कितना आया, वही करा है इन्होंने 15 मीटर पर सेकंड ये आ गया, ठीक। 15 माइनस 10 अपॉन t 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कोई दिक्कत इसमें नहीं। 54 आ गया 15, ठीक है 15 ले लो इधर, अब इधर देखिए ये आ गया 15 और ये कितना आ गया है 10, ये वाला वैल्यू कितनी आई 18 ठीक। अब 15 मीटर पर सेकंड है और ये 0 हो गया, इसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ 54 ना रख के क्या लिखोगे 15 माइनस 15 अपॉन 5, कितना जाएगा माइनस का 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वैल्यू जरूर याद रखिएगा क्या आ जाएगा, यूनिट इसकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगी। वहां -3 आ गया, देखो -3 आया, -3 का मतलब समझ में आया क्या होगा, यानी रिटार्डेशन होगा, समझ में आ गया, ठीक। आइए तो कह रहा है
है द एवरेज एक्सीलरेशन ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम इंटरवल कैन ईदर बी कांस्टेंट और चेंजिंग। एवरेज एक्सीलरेशन जो है वो कांस्टेंट भी हो सकता है या चेंजिंग भी हो सकता है, या अगर वेलोसिटी सेम होगी तो जीरो भी हो सकता है। एक एग्जांपल है यहाँ पे कह रहे हैं as we learned earlier when an object is dropped from the height it takes a straight vertical path downward before touching the ground. While coming the ground the velocity of object increase as shown। देखिए बढ़ती जाती है, ठीक है, धीरे 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 इसकी वेलोसिटी यहाँ से फेंकते हैं और वेलोसिटी बढ़ते 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 कितने तो 39.2 मीटर पर सेकंड हो जाती है। कितना मीटर से चला 80 मीटर से गया, ठीक है। टाइम कितना लग गया 4 सेकंड लग गया, ठीक। तो ये क्या कह रहा है इज द एवरेज एक्सीलरेशन कांस्टेंट अक्रॉस ऑल टाइम इंटरवल। क्या एवरेज एक्सीलरेशन जो है वो लगातार कांस्टेंट रहेगा? तो आप देखिए 0 और 1 सेकंड के बीच में, 0 और 1 सेकंड के बीच में हुआ 9.8, तो 9.8 मीटर पर सेकंड। अब 1 से 2 सेकंड के बीच में देखिए कितना हो गया 9.8 मीटर पर सेकंड। 2 से 3 के बीच में भी सेम और 3 से 4 के बीच में भी सेम। तो we note that average acceleration is constant and equal to 9.8, यानी एवरेज एक्सीलरेशन जो है वो कांस्टेंट हो सकता है अगर सेम वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, यानी पहले 5 हुई फिर 10 हुई फिर 15 हुई फिर 20 हुई, तो हर किसी का 5-5 का लैप आ रहा है और 5-5 सेकंड में आ रहा है, तो एवरेज एक्सीलरेशन भी सेम होगा। समझ में आई? The acceleration is called gravitational acceleration। ये याद रखिएगा, ये जब भी कोई बॉडी ऊपर से नीचे आएगी, कोई भी बॉडी ऊपर से नीचे गिरेगी, फ्री फॉल की कंडीशन में गिर रही है, आपने बॉडी कोई भी छोड़ दी ऐसे नीचे गिरने लगी, जब वो गिरेगी तो वो अंडर ग्रेविटी गिरेगी, ठीक है। ग्रेविटी यानी उसको अर्थ खींचेगी अपनी तरफ, और जब अर्थ अपनी तरफ खींचती है तो खींचने पे यानी फोर्स लगाने पे, फोर्स तभी लगेगा जब कोई एक्सीलरेशन होगा, उस एक्सीलरेशन कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन स्मॉल g, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जनरली इसे हम सॉल्व करने के लिए अराउंड 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेते हैं। समझ में आई बात? वही कह रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ एक्सीलरेशन, ठीक है, इसे स्मॉल g से लिखते हैं। अब कह रहा है डिड यू नोटिस दैट फिगर 4.5 में वी चूज ओरिजिन ऑफ ग्राउंड लेवल, और 4.10 में हम ओरिजिन जो है वो क्या ले रहे हैं ऊपर, ओरिजिन यहाँ ली है, और जब पीछे क्वेश्चन लगाया था उसमें बॉल को नीचे से ऊपर फेंका था तो उसमें ओरिजिन नीचे ली थी, याद है? तो ओरिजिन हम उसी पॉइंट पे लेंगे जहां से हम शुरू कर रहे हैं मोशन, ठीक। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात है, कैसे ग्राफ बनाए जाते हैं। तो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत आसान होता है, अब अलग अलग चीजों के ग्राफ बनाना होता है। जैसे पहला ग्राफ आपका पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है, प्लॉट करेंगे। ग्राफ को कैसे प्लॉट करा जाता है हमने बहुत बेसिक से बताया हुआ है कि ना, जब भी कभी हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ में हम दो लाइनें ले लेते हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं जिसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं, वर्टिकल लाइन ले लेते हैं जिसे हम क्या कहते हैं वाई एक्सिस। जो इंडिपेंडेंट होती हैं उन्हें एक्स एक्सिस पे रखा जाता है, हाँ, जो इंडिपेंडेंट है वो एक्स एक्सिस। अब दोनों जहां पे मिलते हैं उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ ओरिजिन कहते हैं, वहां से शुरुआत करते हैं, वो जीरो रख लेते हैं। अब इसके अंदर हमने जो है देखिए ये बड़े बॉक्स भी हैं और उसके अंदर सब बॉक्सेस दिए हुए छोटे छोटे बॉक्स भी हैं, ठीक है, ये ग्राफ है। अब इसको हम अलग अलग यूनिट मान लेते हैं कि 5 बॉक्स मिला के ये 5 है, ठीक है, 1 2 3 4 5 मिला के हम मान सकते हैं 1 सेकंड हुआ। और यहाँ हम जो 5 मानेंगे, जैसे मान लीजिए पोजीशन है तो इसे मान लेंगे 1 मीटर हुआ। अगले 5 को हम जो दिखाएंगे तो ये क्या हो गया 2 सेकंड हो गए क्योंकि दूसरा सेकंड है, और अगले 5 को हम कह देंगे 2 मीटर हो गए। इस तरह से या हम 5 मीटर या 10 मीटर भी ले सकते हैं, 5 10 15 20 ऐसे लेते चले जाएंगे। समझ में आ गई बात है? इतनी बात दिमाग में आई या नहीं? ऐसे प्लॉट करते हैं हम ग्राफ बनाने के लिए, ये बेसिक चीजें हमारे पास होना चाहिए। तो हम बहुत सारी चीजें इसमें नहीं पढ़ रहे हैं, आपका दिल करे तो इससे पढ़ लीजिएगा, मैं इससे अभी नहीं पढ़ रहा।
देखिए x एक्सिस को 5 डिवीजन है 1 सेकंड में बांटा है, y एक्सिस को 5 डिवीजन है 20 सेकंड में बांटा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 5 डिवीजन को आप इन्होंने क्या करा है, यहाँ देखिए 1 सेकंड में बांटा है, ये 1 सेकंड में किया, और यहाँ 5 डिवीजन को क्या करा है 20 मीटर में बांट दिया। 20, 20, 40, 60, 80, 100, 200, 120 और यहाँ 1, 2, 3, 4 चल रहा है। समझ में आई बात है नहीं? जहाँ पे यहाँ से एक ऊपर उठाएंगे और यहाँ से 30 उठाएंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर हमको पॉइंट बना देंगे इन दोनों का कि भाई ये है। पहले x एक्सिस लिखा जाता है फिर y एक्सिस लिखा जाता है, तो 1 सेकंड और 20 मीटर लिखा जाएगा। ये याद रखने वाली पॉइंट है कि कक्षा 8 में पढ़ाया जाता है मैथ्स में, लेकिन तुम मैथ बहुत अच्छी पढ़ रहे हो इसलिए तुम्हें हमने ये बात बता दी। कक्षा 8 में पढ़ाया जाता है मेरे ख्याल से, हाँ 6-7 हाँ 6-7 में भी हमने ग्राफ, लेकिन आप महान लोग हैं तो आपके लिए हमने ये बातें बता दी। ये ओरिजिन हो गई, ये सब चीजें लिख रही है, सारी चीजें इसमें दी हुई है, वो सब यहाँ बता चुके हैं। अब यहाँ आते हैं, फॉर एग्जाम्पल a vehicle start from the rest and speeding up, the data of position time are given in table this। आपको ये देखिए एक व्हीकल है, स्टार्ट करता है कहाँ से, रेस्ट से, यानी 0 के ऊपर कितना था 0, देखिए 0 के ऊपर 0 था, हमने यहाँ पे रख दिया। दूसरा कह रहा है कि 2 सेकंड में कितना था 1 मीटर। अब यहाँ 2 सेकंड थे, मीटर कितना चला 1, यहाँ 5 है, 5 का मतलब 1, हर 5 पॉइंट होते हैं तो 1 ये आया सही है, तो इन दोनों को मिला दिया हमने, पहला पॉइंट बना लिया। दूसरा कह रहा है 4 सेकंड में 5 मीटर, चौथे सेकंड में कितना चला, कितना है 4 मीटर, 4 मीटर चला। अब कह रहा है 6 सेकंड में 9 मीटर, 6 सेकंड में 9 मीटर चल गया। फिर कह रहा है 8 सेकंड में कितना 16, 8 सेकंड में कितना चला 16 चल गया, ठीक है। फिर उसके बाद 10 सेकंड में कितना चला 25, 10 में कितना चला 25, अगले 12 सेकंड में 36, ये आ गया 36। समझ गए? इन सभी पॉइंट्स को मिलाते चले गए और ओरिजिन से इसको मिला दिया 0 से, तो ये ग्राफ बना। इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं हम ग्राफ कहते हैं, ठीक। और ये जो ग्राफ आपका दिख रहा है, ये मोशन आपको दिख रहा है, कैसा मोशन है ये यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, ये नॉन यूनिफॉर्म है क्योंकि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है 2, 4, 6, 8, 10, 12, लेकिन अनइक्वल डिस्टेंस चल रहा है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन। पोजीशन टाइम ग्राफ से आप क्या क्या पता लगा सकते हो, उसके लिए यहाँ पे कुछ बातें हमने लिखी। अगर कोई पोजीशन टाइम ग्राफ है तो वो रिप्रेजेंट करेगा क्या, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी उसकी क्या पोजीशन थी और कितने टाइम पे थी। पोजीशन और टाइम से ही तो हम मोशन को डिफाइन करते हैं, ये शुरुआत में ही बताया हमने चैप्टर की, ठीक। तो यहाँ आपको 2 पोजीशन टाइम ग्राफ दिख रहे हैं। यहाँ देखिए 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4, 5, 6, 7, देखिए टाइम लिखा है, उसके बगल में यहाँ लिखा हुआ है देखिए सेकंड, यानी टाइम को हम किस में ले रहे हैं, सेकंड में ले रहे हैं। यहाँ पोजीशन लिखी हुई है, किस में ले रहे हैं, मीटर। समझ में आएगा? 1 सेकंड में कितना चला 20 मीटर, ये पॉइंट रह गया। 2 सेकंड में कितना चला 40 मीटर, यानी अगला 20 चला। 3 में कितना चला 60, 4 में कितना चला 80, 5 में कितना चला 100, 6 में कितना चला 120, और सबको मिला दिया तो ये ओरिजिन से आ गया। इसे कहते हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ। इसे क्या कहते हैं, भाई कोई स्ट्रेट लाइन नहीं बताते, जबकि पहले बता चुके हैं। ये कह रहे हैं स्ट्रेट लाइन से ये होती है, स्ट्रेट लाइन है, ओरिजिन से टच करते हुए ऐसे सीधे निकल जाए, ये स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। तो आप तेज आदमी हैं इसलिए आपके लिए तो ये सब चीजें दोबारा से करना है मेहनत। तो ये ओरिजिन में पढ़ा ही जाते, अपराध में पूरा सब पूरा लिखा हुआ है उसको। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे 2 पे ये 1, 4 पे ये वही पिछला वाला ग्राफ देखिए, 6 पे ये बिल्कुल सेम 36 तक पहुंच गए, ठीक है। ये सेम, तो ये कैसा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये कैसा है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर्ड हो रही है। देखिए 20 पे 40 पे 60, यानी यहाँ पे भी 20, फिर यहाँ पे 20, इसमें भी 20, इसमें 20, 20, 20, 20, 20, और टाइम भी 1, 2, 3, 4, 5, 6,
एक एक का, यानी हर एक सेकंड में 20 मीटर, एक सेकंड में 20 मीटर, एक सेकंड में 20 मीटर, इतना तेज चल रहा है। यहाँ पहले 2 सेकंड में 1, फिर अगले 4 में फिर 4, फिर 6 में पहुंच गया 9, फिर 8 में पहुंच गया 16, फिर 10 में पहुंच गया 25, फिर 12 पहुंच गया 36। कोई पैटर्न ही नहीं है इसका, तो ये कैसा हो गया? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आई बात या नहीं? अगर आप भी ना समझ में आए बेटा तो अपना सर लेना, दीवार से मार लेना, सब समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे, यहाँ इन्होंने लिख दिया है कुछ, क्या कह रहा है? एज वी सी अबव, स्ट्रेट लाइन पोजीशन टाइम ग्राफ इंडिकेट्स दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। इससे हमें क्या पता चला? कांस्टेंट। जब कभी भी आप पोजीशन टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन देखेंगे, आप दिमाग में ले आएंगे ये कांस्टेंट वेलोसिटी की बात हो रही है। पोजीशन टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन क्या बता रहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी। दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ग्राफ अगर आपको पढ़ना है तो ये कुछ पॉइंट हैं जिनको याद ही कर लीजिए, रटा मत लीजिए। ऑन द अदर हैंड, कर्व पोजीशन ग्राफ इंडिकेट्स वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। ऑब्जेक्ट में एक्सीलरेशन आ गया है, अब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो एक्सीलरेशन होगा। कांस्टेंट वेलोसिटी पे एक्सीलरेशन 0 होता है, ये बात बता चुके हैं हम आपको, पहले भी बताई है, अब भी बता दिया है। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट होगी तो v माइनस u कितना हो जाएगा? 0। एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा या नहीं होगा? और वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है, यानी कि एक्सीलरेशन होने के लिए ये शर्त है, वेलोसिटी का चेंज होना जरूरी है। समझ में आई बात या नहीं? यानी ग्राफ हमेशा ऐसा जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म, तब तो एक्सीलरेशन है। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो इसमें एक्सीलरेशन नहीं होगा। ग्राफ से पकड़ने में आ रही पॉइंट, समझ में आ रहा है? ठीक है। Which physical quantity can be obtained from the position time graph? अब कौन सी चीजें से हम पकड़ सकते हैं? कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हम पकड़ पाएंगे? अभी बता दिया आपको, वेलोसिटी होगी। पोजीशन टाइम ग्राफ से आपको वेलोसिटी मिल जाएगी, हाँ? ये पूरा प्लॉट करा गया है, इसमें एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। अब आप ध्यान से देखिएगा, क्यों? इसमें एक पॉइंट ऐसा आने वाला है जो अभी आपको ग्राफिकल मेथड से मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन डिफाइन करने में आएगा, तो इसे पकड़ने वाला पॉइंट है। देखिए पॉइंट 1 कह रहा है, आप पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉटेड, कंसीडर द पार्ट से AB। देखिए पार्ट इसमें कौन सा है? ये AB को कंसीडर करने का है। कह रहा है इसे आप सोचिए समझिए, यहाँ S1 है, यहाँ S2 है, ठीक है? ये है 40 पे, ये है 80 पे, ये है T2 और ये है T1। ध्यान से समझिएगा, ये है 4 पे और ये है 2 पे, ध्यान समझिएगा। कह रहा है जब आप AB देखते हो, ये AB, तो x एक्सिस पे क्या मिलेगा? x जो है, फ्रॉम A ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। A से x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करिए, एंड अनदर लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, और इससे y एक्सिस के अराउंड आप पैरेलल लाइन लीजिए, ठीक? रिपीट द सेम फ्रॉम B से भी सेम ये करिए, पैरेलल लाइन करिए, ये ठीक है? ये इस तरीके से ये पैरेलल लाइंस आ गई। देखिए आपने इधर से ये पैरेलल लाइन ले ली x एक्सिस से, एक पैरेलल लाइन ले ली ये x एक्सिस से, और सेम एक पैरेलल लाइन ये नहीं समझे y एक्सिस पे। एक्सटेंड द हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम A, अ ट्रायंगल ABC इज फॉर्म्ड। आप देखिए जब हम एक्सटेंड करेंगे A से, ट्रायंगल ABC मिल रहा है या नहीं? पकड़े इस पॉइंट पे या नहीं पकड़े? ये आपको ट्रायंगल मिल गया ABC, बोलो समझे या नहीं? What do the side BC and CA of the triangle represent? BC क्या कर रही है और CA क्या कर रही है? BC रिप्रेजेंट कर रही है इस लाइन को, y एक्सिस को, और CA क्या कर रही है? इस लाइन x एक्सिस। BC y एक्सिस का मतलब क्या हो गया? ये था S2 और ये था S1। BC का मतलब क्या हो गया? S2 माइनस S1, डिस्टेंस बता रही है, इतना दूर चल रही है। और CA क्या बता रहा है? T2 माइनस T1। समझ में आई बात या नहीं? चेंज इन पोजीशन एंड चेंज इन
टाइम, पॉइंट पकड़ में आ गया, ये पॉइंट आपको लेना है, यानी इससे हम क्या निकाल सकते हैं S2 अपॉन S3 यानी एवरेज वेलोसिटी चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम, एवरेज वेलोसिटी, तो v इक्वल टू s क्या गया, वेलोसिटी निकाल सकते हो इससे। अब ये हमारी वेलोसिटी भी निकाल के कैसे, फ्रॉम द पोजीशन टाइम ग्राफ by finding the position of an object the two instant of time you can calculate the average velocity, average velocity आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपके लिए में देखिए, पहला क्वेश्चन है व्हाट डू द ग्राफ शोन, ये 14.4.5 ग्राफ है, इंडिकेट द नेचर ऑफ मोशन ऑफ वेक्टर, बताइए। ये इसमें y एक्सिस है और x एक्सिस है और ये एक सीधी लाइन है जो किसके पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल है। ये क्या बताना चाह रहा है, ये ऑब्जेक्ट 40 की पोजीशन पे रुका हुआ, पोजीशन है ना, पोजीशन का मतलब क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट है 40 मीटर पे खड़ा हुआ है, ये पूरा है 40 के ऊपर ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ, 1 मिनट हुआ, 2 मिनट हुआ, या 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, x सेकंड जितने भी चलता चला जा रहा है वो उतने पे ही है, यानी ये कैसा है ऑब्जेक्ट, रुका। इससे हमें क्या पता चल रहा है, ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, बस समझ में आ गई। तो अगर कभी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट आएगा तो जो तुम लाइन खींच रहे थे ना, ये किसको बताएगा, पोजीशन टाइम ग्राफ में बताएगा कि ये रेस्ट पे है भाई साहब, क्योंकि टाइम हमेशा बढ़ता रहता है, इसलिए ये लाइन हमेशा खिंचती चली जाएगी आगे, टाइम तो कभी नहीं रुकता, ऑब्जेक्ट रुका। नेक्स्ट यहाँ देखिए और ध्यान से समझिएगा, इसमें बहुत ही बढ़िया पॉइंट एक दिया हुआ है, छुपा हुआ है। द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ टू ऑब्जेक्ट ए और बी आर गिवन, ये दो दिए हुए हैं, एक ये दिया हुआ है और एक ये दिया हुआ है, दो ग्राफ, ठीक है। कह रहे हैं बताइए विच ऑब्जेक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज हायर, एवरेज वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी इन दोनों में, ये कैसे पता लगाएंगे, ये कैसे पता लगाएंगे कि देखिए पोजीशन टाइम है तो वेलोसिटी का पता कैसे लगाएंगे। आपने ऊपर देखा था कि ये और ये y एक्सिस का अपॉन x एक्सिस का रेशियो ले लेते हैं, हमें पता चल जाता है कि कितना इसका वेलोसिटी। तो आप देखिए यहाँ अगर इसमें देखेंगे तो ये y एक्सिस और x एक्सिस ये पूरा अगर ले लो यहाँ से लो ये है ना, यानी b से लेके नीचे तक और यहाँ तक ये पूरा, या यूं ले लो, ये ले तो रहेंगे इस तरीके से, ये बना ठीक। फिलहाल आप इसके स्लोप को देखिए, ढाल को देखिए, जो ज्यादा खड़ी हुई ढाल है, स्टीपर, जो ज्यादा स्टीपर, क्या देखेंगे आप, कौन से ज्यादा स्टीपर, किसका ढलान ज्यादा, जो बिल्कुल ज्यादा खड़ी हुई होगी यानी कि ये तेजी से भाग रही है, जिसका ढलान कम है, अब हमेशा याद करिए ढलान को हम कहते हैं स्लोप, हिंदी में कहते हैं ढलान, इंग्लिश में कहते हैं स्लोप। घरों में दिया जाता है, दरवाजे के सामने एक स्लोप डाला जाता है जिसके ऊपर आप अपनी बाइक चढ़ाते हैं, तो ढाली तो होती है, उस स्लोप को भी तो आप देखिए ऐसे ही तो बनाते हैं। ये घर हमारा बढ़िया सा है, इसमें हमने ये स्लोप डाला हुआ है, नहीं समझ पा रहे, तो ये जो स्लोप है ये जितना स्टीप होगा, जितना ज्यादा खड़ा हुआ होगा, उसकी वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी। यहां से आप इस पॉइंट को समझिए, इन दिस द स्लोप ऑफ लाइन B is steeper than the slope of line A, thus velocity of B is higher than the A। पर पॉइंट ही खत्म। जब कभी इस तरीके के ग्राफ आ जाएं तो आपको क्या पकड़ना है, स्लोप पकड़ना है, और यही कक्षा 12 की एनसीईआरटी में भी इक्वलिटी ग्राफ अगर आप सही से पकड़ गए तो आप सब कुछ पकड़ लेंगे, स्लोप वाला स्लोप, ठीक है। अब यहाँ कह रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, देखिए ग्राफ समझ में आ जाएगा, आखिरी इक्वेशन से फटाफट हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान लगा के देखिए, फर्जी नहीं है ये। वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखिए, यहाँ पे आपको दो टेबल दी हुई हैं, इन दो टेबल को जरा ध्यान से देखिए, फिर इनके ग्राफ को देखेंगे। पहले आप इन दो टेबल को ध्यान से देखिए।
बताइए क्या कह रही है ये दो टेबल? इंक्रीजिंग वेलोसिटी, देखिए यहाँ लगातार 0 पे ये, फिर 5 पे ये, फिर लगातार इंक्रीज करता चला जा रहा है। और यहाँ देखिए 0 पे ये, फिर 5 पे कम होता चला जा रहा है, डिक्रीजिंग वेलोसिटी। समझ में आ रहा है? अब इनके ग्राफ्स देखते हैं। यहाँ पे हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आप पोजीशन नहीं रखेंगे, टाइम तो नीचे ही पड़ा रहेगा, ऊपर हम इधर वाले पे y एक्सिस पे पहले पोजीशन की जगह हमने क्या कर दिया है, वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम क्या पढ़ सकते हैं, देखिए यहां ध्यान से देखिए, यहां वेलोसिटी सेम है इसकी, 20 मीटर थी, 20 मीटर पर सेकंड, देखिए मीटर पर सेकंड में दी हुई है वेलोसिटी, तो 20 मीटर पर सेकंड थी, और चाहे 1 2 3 4 कितने भी सेकंड हो, वो लगातार इतनी है, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी यहां निकाल है। यहां देखिए आप 5 10 15 20 25 30 लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है, ये वही ऊपर जो पॉजिटिव वाला था, लगातार बढ़ता जा रहा है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी। और यहां देखिए 10 15 से नीचे गिरते चले आ रहे हैं, टाइम तो हमेशा आगे जाएगा, टाइम तो हमेशा आगे जाएगा, वेलोसिटी कम होती चली जा रही है, ब्रेक लगा दी है। समझ में आई बात या नहीं? ये डिक्रीजिंग वेलोसिटी को दिखा रहा है, ठीक। When velocity of car is constant, the velocity time graph is straight line. ये पॉइंट पकड़ने वाला है, यही इनके बारे में, जो स्ट्रेट लाइन होगा पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ये पॉइंट पकड़िएगा। जब कभी हम खाली कहते हैं ग्राफ में स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो ये, अगर कहें स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस, तो ये। जब उसने कहा स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तब क्या होगा, एक्सीलरेशन क्या सा हो जाएगा यहाँ, 0, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम क्या निकाल रहे हैं, एक्सीलरेशन निकाल रहे हैं। द स्ट्रेट लाइन वेलोसिटी टाइम ग्राफ शो इंडिकेट्स दैट द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, देखिए स्ट्रेट लाइन पे इंक्रीजिंग हो रही है, ठीक है। वेयर स्ट्रेट लाइन वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोन इन 4.7, यानी ये वाला ग्राफ indicates that velocity is decreasing with constant acceleration. यहाँ increase हो रही है with constant acceleration, यहाँ decrease हो रही है with constant acceleration। अगर मान लो ये ऐसे ग्राफ होता, तब क्या होता, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर ऐसे होता तो क्या होता, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन होता, कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन यहाँ पे नहीं, समझ में आएगा? आगे बढ़े, पॉइंट समझते रहिए बस। Which physical quantity can be obtained from the velocity time graph? क्या चीज इससे ऑब्टेन हो सकती है? अब स्लोप निकालना आ गया, स्लोप कैसे निकालते हैं, y एक्सिस अपॉन x एक्सिस, y एक्सिस रखो, x एक्सिस रखो, स्लोप निकालो। कह रहे हैं स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्लोप क्या बताएगा, स्लोप, द स्लोप ऑफ लाइन ऑन वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोज हाउ फास्ट द वेलोसिटी चेंज, दैट इज एक्सेलरेशन। स्लोप ये बताएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन, यानी y एक्सिस अपॉन x एक्सिस जो है, यानी यहाँ पे BC अपॉन AC बता देगा क्या, एक्सेलरेशन। क्लियर है? आगे देखिए, फॉर द ग्राफ शोन 4.17 A, जो ऊपर 4.17 A, 4.17 A, हाँ 17 C है, इसका A, ये इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। For the graph shown 4.17 A, there is no change in height of line, ठीक है, x एक्सिस के पैरेलल में जा रही है, तो वहां एक्सेलरेशन स्लोप कैसा है, 0, ढलान तो है ही नहीं, तो सीधा जा रहा है, स्लोप का मतलब ढलान, याद रखना, 0 हो गया तो एक्सेलरेशन 0। नाउ कंसीडर ग्राफ B वाला तो ऐसे जा रहा था, ठीक है, तो BC अपॉन CA ये वाला हो गया, ठीक। अब इसी में इसकी वैल्यूज दे दी इन्होंने, तो वैल्यूज आप निकाल लीजिए, वैल्यू देके इन्होंने क्या क्या क्वेश्चन दे दिया, यहाँ देखिए 10 से 20 तक कितना है टाइम इंटरवल, 10 का, और यहाँ 5 से 10 तक का कितना टाइम इंटरवल हो गया, 5 का, तो ये 5
और 10 5.10 कर देंगे, आंसर आ जाएगा स्लोप y एक्सिस अपॉन x एक्सिस। क्लियर है? निकाल दोगे? अब इस वाले को देखो, ये नीचे वाला ये डिसेलेरेशन हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है। एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, बताया था पिछली शुरुआत में। तो क्या है? रिटार्डेशन हो रहा है, माइनस में आ जाएगा, माइनस साइन। ठीक, अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व की बात कर रहे हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक और बात कर रहे हैं, एरिया। अभी स्लोप की बात, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम दो चीजें देखेंगे, या तो स्लोप या एरिया अंडर द कर्व। अगर स्लोप देख रहे हैं तो एक्सेलरेशन निकलेगा, एक्सेलरेशन या तो रिटार्डेशन वाला हो सकता है या इंक्रीजिंग भी हो सकता है या जीरो भी हो सकता है। अब हम क्या बात कर रहे हैं? एरिया अंडर द कर्व, यानी ये जो कर्व बना है इसके अंडर एरिया कितना इसने कवर किया, हम उसकी बात कर रहे हैं। जैसे अब यहाँ पे ग्राफ है, इसका एरिया कितना होगा देखिए, हम यहाँ से यहाँ तक कंसीडर कर रहे हैं, A to B और B से यहाँ C, यानी 0 O to C और A to B। एरिया कितना हो जाएगा? AB मल्टीप्लाई बाई OC, यही होगा। इधर आकर क्या आएगा? वेलोसिटी आएगी, जो BC तो BC हो जाएगा, एक ये और एक ये, दोनों का मल्टीप्लाई करें तो एरिया आएगा। तो AB अप इनटू BC, BC क्या आएगा? वेलोसिटी। BC क्या है? वेलोसिटी। ठीक, और AB क्या है? टाइम। जरा वेलोसिटी का फॉर्मूला बताओ। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अभी पढ़ा है, इनटू टाइम कर दो, कट गया, क्या बचा? यानी एरिया अंडर द कर्व अगर हम देखेंगे तो एरिया अंडर द कर्व से हमें क्या निकल के आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत? बहुत इजीली बता रहे हैं, हर एक पॉइंट इतना खोल के बता दे रहे हैं, इससे ज्यादा इजी नहीं बता सकते। चलो आगे, यहां इन्होंने एक एग्जांपल के तौर पे एरिया अंडर द कर्व निकालने का तरीका बताया है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्योंकि यही अब अगले वाले में इक्वेशन ऑफ मोशन में आने वाला है। देखिए कह रहे हैं एरिया अंडर द कर्व में निकालना है AB के बीच में, इस पॉइंट पे, इस ग्राफ में AB के बीच में कितना एक्सीलरेशन होगा, AB के बीच का एक्सीलरेशन। तो एरिया अंडर द कर्व मारेंगे कैसे? ये पूरा हमें निकालना है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। पहले हम इसे लेंगे ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल है और यहाँ है रेक्टेंगल। ट्राइंगल का एरिया और रेक्टेंगल का एरिया जोड़ देंगे, पूरा एरिया आ जाएगा। तो पहले रेक्टेंगल ले लिया है CD इंटू DE, DE और CD, ये CD हो गया और DE, समझ में आई? ये हो गया रेक्टेंगल का। और ट्राइंगल का हाफ बेस इंटू हाइट, समझ में आई बात या नहीं? बोलो, ये दिमाग में आ गया या नहीं? दोनों को जोड़ देंगे, हो जाएगा। अब इसका आंसर यहाँ पे CD कितना है, ये है, ये इतना है, हाफ रख दिया, ये इतना है, ये इतना है, आंसर क्या होगा? आगे ग्राफ से कैसे निकालते हैं समझ में आ गया? ये क्या निकला? ये निकला क्या? एरिया अंडर द कर्व से क्या निकला? एरिया अंडर द कर्व से डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमने क्या निकाल लिया? डिस्प्लेसमेंट। यानी अगर एरिया निकालना है तो हम डिस्प्लेसमेंट को दिमाग में रखें, डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे थे। ठीक है, आते हैं काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक इक्वेशन, यानी कि गति की समीकरण। ठीक है, तो इन्होंने इस ग्राफ को कंसीडर करा है, इस ग्राफ से ये गति की समीकरण सॉल्व करेंगे। हम लोगों को भी इसी ग्राफ को कंसीडर करना है। देखिए सिनेरियो समझा दे रहा है, पहले सिनेरियो समझिए। कह रहा है कोई ऑब्जेक्ट था टाइम t इज इक्वल टू 0 के ऊपर, कोई ऑब्जेक्ट था जो इनिशियल वेलोसिटी u से चल रहा था, और टाइम जब t हो गया, t बराबर 0 से t तक, इसने वेलोसिटी कितनी गेन कर ली? v वेलोसिटी गेन कर ली। वेलोसिटी यहां तक पहुंच गई, यानी A टू B पहुंच गया ग्राफ में। ठीक, समझ गए? यानी हम इसकी
अगर कोई हमसे कहे कि डिराइव करो इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो कैसे करेंगे? पहले हम ये ग्राफ बनाएंगे और उसकी इंफॉर्मेशन इधर रख देंगे कि माना कोई ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी u से स्टार्ट करता है जब टाइम इंटरवल 0 था, ठीक, और t टाइम में ये v वेलोसिटी गेन कर जाता है जो कि ग्राफ में दिख रहा है, फ्रॉम a टू b ये v वेलोसिटी गेन कर जाता है और टाइम कितना गेन कर लिया इसने? t। तब एक्सीलरेशन, सबसे पहले क्या निकालेंगे आप? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन कैसे निकाला जाता है? स्लोप ऑफ द ग्राफ। एक्सीलरेशन किससे निकालते हैं? स्लोप ऑफ द ग्राफ। स्लोप कैसे निकालेंगे? y एक्सिस अपॉन x एक्सिस। y एक्सिस कितनी हो गई? v माइनस u, यही तो होगा। bc हुई, bc कितनी है? v में से u जाएगा, इतना ही तो है। और x एक्सिस कितनी है? t माइनस 0, तो वही t। आपने एक्सीलरेशन निकाली। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, at हो गया इज इक्वल टू ये, और फिर रीअरेंज कर लीजिए, v इज इक्वल टू u प्लस at, या v इज इक्वल टू, हां ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यही आपके टेस्ट में आया था जो आप गलत करके आए थे, छोड़ दिया था भाई से, जबकि सबसे इजी है। कंसीडर करिए पहले, उसके बाद उठाना शुरू हो जाएगी। दूसरा, अब हमें क्या करना है? अब हमें निकालना है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। पहले तो यहां देखिए, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एज शोन इन फिगर दिस एट 18, ये 19 और यहां पे इतना, बट नाउ इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी टाइम t, ठीक। द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, इंक्रीजिंग वेलोसिटी, चेंजिंग कांस्टेंट एक्सीलरेशन। द स्लोप ऑफ ग्राफ गिव्स द एक्सीलरेशन। तो ये पॉइंट यहां है पूरे, उस सब इसने लिख दिए। अब आते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। As learned in the earlier section, आपने क्या निकालना है? डिस्टेंस ट्रैवल। डिस्टेंस ट्रैवल के लिए आपको फिर से वो ग्राफ देख लीजिए, यहाँ पे यहाँ u था, यहाँ v था, ये t हो गया, ये 0 था, यहाँ v था और ये a था। डिस्टेंस ट्रैवल करना, ठीक है। डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए क्या हो जाएगा? एरिया अंडर द कर्व, यानी इस ट्रायंगल का एरिया लेंगे और इस रेक्टेंगल का एरिया लेंगे। पहले रेक्टेंगल का एरिया ले लिया, इन्होंने कह दिया OA इनटू OD, यहां D लेंगे, ठीक है। सॉरी इसे लीजिए, C है ये, OA इनटू OD कर दिया। OA कितना है? U, OD कितना है? T, यहां से यहां तक कितना है? दिमाग लगाओ थोड़ा सा, ठीक है। और फिर ये हाफ वाला एरिया भी जोड़ेंगे, हाफ बेस इनटू हाइट। हाइट कितनी है? v माइनस u, बेस कितना है? t, तो यहां रख दिया t v माइनस u। जब सॉल्व करेंगे इसको तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आई बात क्या नहीं? बोलो, v माइनस u अपॉन टी कहाँ है? इसमें नहीं अपॉन टी है, टी दोनों में जाएगा, 80 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ ut, ut की वैल्यू को वहां से उठा के इसमें रखा है, ut की वैल्यू को कहां से रखा है? वहां से उठा के रखा है 80, v इक्वल टू u प्लस 80 था ना। तो 80 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v माइनस u, उस 80 तो 80 स्क्वायर होगा। समझ में आई? ये कौन सी बन गई? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब थर्ड वाले में क्या करोगे? अब t की वैल्यू ले लो, a इज इक्वल टू v माइनस u बाई t था। अब t को उठा के इधर रख दो तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v माइनस u बाई a हो जाएगा। तो t की जगह सब में क्या रख दोगे? ये वैल्यू रख दो, v माइनस u बाई a सब में रख दिया। जैसे तुम ये वैल्यू रखोगे, सॉल्व करोगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। नहीं समझे?
ग्राफ से ही करना है। ये मेथड आपको याद होना चाहिए कि तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफ से कैसे ड्राइव होती हैं, सब पूरा बता दिया। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए आपको क्या करना है, पहले स्लोप निकाल लेना है। दूसरी वाली के लिए क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, एरिया अंडर द कर्व। फिर तीसरी वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना पहली वाली इक्वेशन से, टी की वैल्यू उठा के रख देना, बात खत्म हो गई। इससे ज्यादा हम नहीं बता सकते थे। ये चैप्टर आपका यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल है, आप न्यूमेरिकल सॉल्व करिएगा। एक ये यहाँ पे आता है बात मोशन इन प्लेन। ये भी है मोशन इन प्लेन का मतलब क्या होता है, प्रोजेक्टाइल। मोशन इन 2D। यहाँ जितनी भी चीजें हो रही है मोशन इन प्लेन में। आपने एक फुटबॉल पे मारा पैर तो ये 2D पे गई, यानी x एक्सिस और y एक्सिस दोनों का जवाब देना है। जब आप इस पे जा रहे हैं तो x एक्सिस y एक्सिस है, ये भी आपका मोशन इन प्लेन में ही आ रहा है, सीधा सीधा दिख रहा है। तो यहाँ आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी जब आप सर्कुलर मोशन कर रहे हैं और यूनिफॉर्मली कर रहे हैं, वेलोसिटी या डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है और स्पीड वेलोसिटी जो है वो लगातार चेंज हो रही है, सेम वेलोसिटी, तब उसे कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने इसको बताने की कोशिश करी जिसको हम शुरुआत में ही बता चुके हैं, पाई आर स्क्वायर वाला, पाई आर v इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 पाई r बाई t। ये गोले पे यहाँ से शुरू करता है वापस से यहाँ आ जाता है, तो कितना हो जाएगा टोटल डिस्टेंस 2 पाई r अपॉन टाइम टोटल लगेगा t, 2 पाई r बाई t हो जाएगा, सरकमफ्रेंस है ना 2 पाई r, ठीक है, इसलिए। और अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात आती है तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है, ठीक है। वेलोसिटी तो हो गई 0 और स्पीड हो गई 2 पाई r बाई t, ये याद रखने वाली बात है। ये भी ऐसे ही मोशन दिखा रहा है, ये इस तरीके से मोशन दिखा रहा है, v u u v ऐसे करते हुए लगातार मोशन, ये सब सर्कुलर मोशन है। अब यहाँ पे ये दिखा रहे हैं, अब आप इसको अपना खुद देखिएगा। इसी के साथ हमारा चैप्टर यहाँ पे दम तोड़ती है। हैव अ नाइस डे।